हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी भाषा के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे हमारी हिंदी जो है एक भाषा है। हिंदी जो है एक भाषा है, जिसके बारे में हम देखेंगे पहले कि हिंदी जो हमारी भाषा है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या इसका जन्म कैसे हुआ। तो एक चीज हम लोग ये देखने वाले हैं कि हिंदी जो हमारी भाषा है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या इसका जन्म कैसे हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि हिंदी जो हमारी भाषा है इसका नामकरण कैसे हुआ। तो आप सभी जानते हैं, सर्वप्रथम हमारे घर में या किसी के घर में पहले किसी बच्चे का जन्म होता है। जन्म होने के बाद ही उसका नामकरण किया जाता है। तो इसलिए हम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि हिंदी जो हमारी भाषा है इसका जन्म कैसे हुआ, अर्थात इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दरअसल ये बात है कि भारत में बोलने वालों की संख्या के आधार पर 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। हमारे भारत में बोलने वालों की संख्या के आधार पर 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। भारत में बोलने वालों के संख्या के आधार पर 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। तो हमारे भारत में बोलने वालों की संख्या के आधार पर जो है 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं, जिसमें पहला है भारोपीय भाषा परिवार। पहला भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। वहीं दूसरा भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। और तीसरा भाषा परिवार है आश्रित भाषा परिवार। और चौथा भाषा परिवार जो है वह है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो ये है हमारे भारत में बोलने वालों की संख्या के आधार पर जो है 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। पहला है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है आश्रित भाषा परिवार और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अभी हम जानेंगे कि भारोपीय भाषा परिवार को भारत में लगभग 73% लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। वहीं द्रविड़ भाषा परिवार को लगभग 25% लोग जो है अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। और आश्रित भाषा परिवार को लगभग 1.3% लोग अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। और चीनी तिब्बती को बोलने वालों की जो संख्या है वह 0.7% है। हमने देख लिया कि हमारे भारत में बोलने वालों की संख्या के आधार पर 4 भाषा परिवार हैं। पहला भारोपीय भाषा परिवार, जिसको लगभग 73% लोग बोलते हैं। वहीं दूसरा भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसको लगभग 25% लोग बोलते हैं। और तीसरा भाषा परिवार है आश्रित भाषा परिवार, जिसको 1.3% लोग बोलते हैं। और चौथा भाषा परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जिसको 0.7% लोग अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अब बात यह आती है कि हमारे हिंदी भाषा का विकास किस भाषा परिवार से हुआ है। हमारे हिंदी भाषा का विकास जो है वह किस भाषा परिवार से हुआ है। तो हमारे हिंदी भाषा का विकास जो है वह भारोपीय भाषा परिवार से हुआ है। भारोपीय भाषा परिवार से हमारे हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो भारोपीय भाषा परिवार की एक भारतीय शाखा की भारतीय आर्य उपशाखा
उपशाखा की एक भाषा है, कि एक भाषा जो है भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है जो है हिंदी। ठीक है, तो हमारी हिंदी का विकास जो हुआ है वह भारतीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा जो क्या है वह हिंदी है। अर्थात अब हमको पता चल गया कि हमारी जो हिंदी भाषा है यह भारतीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये भारतीय आर्य उपशाखा जिससे हिंदी की क्या होती है उत्पत्ति होती है, तो भारतीय आर्य भाषा की हम जिक्र करेंगे। तो भारतीय आर्य भाषा को हम देखेंगे कि कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषा को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारतीय आर्य भाषा से ही हमारी हिंदी का जो है वो विकास हुआ है। तो भारतीय आर्य भाषा को लगभग 3 भागों में बांटते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसकी समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का जो समय है वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। अब हम देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हमारी 2 प्रमुख भाषाओं का विकास होता है, जिसमें पहला है वैदिक संस्कृत का जो विकास होता है वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत ही होता है, जिसकी समय सीमा होती है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक 1000 ईसा पूर्व तक जो समय होता है वह वैदिक संस्कृत का होता है। तदुपरांत वैदिक संस्कृत के बाद जो है वह लौकिक संस्कृत का विकास होता है। लौकिक संस्कृत का क्या होता है विकास होता है। लौकिक संस्कृत का विकास होता है जिसकी समय सीमा होती है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का जो समय होता है वह लौकिक संस्कृत का होता है। तो ये जो प्रमुख भाषाएं हैं ये हमारे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं, जिसमें वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद हमारी जो दूसरी भारतीय आर्य भाषा है वह है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो होती है यह हमारी दूसरी भारतीय आर्य भाषा होती है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे तो 3 भाषाओं का विकास होता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत 3 भाषा का विकास होता है, जिसमें हमारी पहली भाषा होती है पाली भाषा, जिसकी समय सीमा जो होती है वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक के समय को हम पाली भाषा के रूप में जानते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हो जाती है वह प्राकृत भाषा हो जाती है। क्या हो जाती है? तो प्राकृत भाषा हो जाती है, जिसकी समय सीमा हम जानते हैं कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक होती है जो समय वह हमारे प्राकृत भाषा का समय होता है। उसके बाद तीसरी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो होती है वह होती है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा जो है यह हमारी तीसरी जो है वह तीसरी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा हो जाती है, जिसकी समय सीमा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक को माना जाता है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक की समय सीमा को हम अपभ्रंश भाषा के रूप में जानते हैं। तो ये हमारे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की 3 भाषाएं हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 3 भाषाएं हैं, जिसमें आपको पहली भाषा पाली भाषा देखने को मिलेगी, जिसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। आपको महात्मा बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने ग्रंथ मिलेंगे, अर्थात उस समय के बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ मिलेंगे उन सभी की भाषा जो होगी वह पाली भाषा होगी। उसके बाद अब जब दूसरी भाषा की ओर बढ़ेंगे तो
ये प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है जिसकी समय सीमा 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक है, जिसकी समय सीमा 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक है। आप इसके बारे में इतना जान लीजिए कि जैन धर्म महावीर स्वामी से संबंधित जो भाषा है या फिर जैन धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं उनकी जो भाषाएं हैं वो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है और इसकी समय सीमा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हम तीसरी भाषा जो देखते हैं वो अपभ्रंश भाषा देखते हैं, जिसकी समय सीमा 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है, जिसकी समय सीमा 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, अपभ्रंश भाषा का जो विकास हो जाता है ना, जो परिवर्तन हो जाता है ना, वो आगे चल के एक भाषा में हो जाता है जिसको हम अवहट्ट भाषा कहते हैं, अवहट्ट भाषा कहते हैं, अवहट्ट भाषा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अपभ्रंश का परिवर्तित रूप या अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप। तो अपभ्रंश के बिगड़े हुए रूप को हम क्या कहते हैं? अवहट्ट भाषा कहते हैं, जिसकी समय सीमा होती है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के समय को हम अवहट्ट कहते हैं, ठीक है ना। और अवहट्ट भाषा का जो समय होता है वो 900 से 1100 ईस्वी तक होता है, ठीक है। अब हमारे भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में हमने बांटा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को हम क्या कहते हैं? तीसरा आर्य भाषा का जो रूप है वह क्या हो जाएगा? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और इसका जो आविर्भाव होता है ना वो 1000 ईस्वी के बाद होता है। इसकी समय सीमा जो होती है वह 1000 ईस्वी के बाद की होती है। 1000 ईस्वी के बाद की जो सीमा होती है ना वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में जानी जाती है। और यहीं पे हमारे प्राचीन हिंदी का क्या होता है? आविर्भाव होता है। यहीं पे हमारे प्राचीन हिंदी का क्या होता है? प्राचीन हिंदी का क्या होता है? आविर्भाव होता है। प्राचीन हिंदी या इसी को हम लोग कहते हैं पुरानी हिंदी। यहीं पे प्राचीन हिंदी या पुरानी हिंदी का क्या होता है? आविर्भाव होता है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमारी जो हिंदी भाषा थी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारी हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई तो सर्वप्रथम हम जाने कि हम बोलने वालों की संख्या के आधार पर भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। एक भारतीय भाषा परिवार पाया जाता है, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार पाया जाता है, तीसरा अष्टक भाषा परिवार पाया जाता है और चौथा चीनी तिब्बती भाषा परिवार पाया जाता है। तो हमारी हिंदी जो है हिंदी भाषा है जब किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हमको पता चला कि भारतीय भाषा परिवार की भाषा जो है हमारी वो हिंदी है। अर्थात हमारी जो हिंदी भाषा है यह भारत के भारतीय भाषा परिवार की एक भाषा है। उसके बाद पता चला कि इसकी एक शाखा है भारतीय भाषा परिवार की भारतीय ईरानी शाखा। भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा हमारी कौन? हिंदी, ठीक है ना। तो भारतीय आर्य भाषा की एक भाषा है हिंदी, इसलिए हमको भारतीय आर्य भाषा में पढ़ना चाहिए था। तो भारतीय आर्य भाषा को हमने पढ़ लिया कि भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को जो हमने देखा तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के समय को हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में जानते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है यह 2 भागों में बटा, अर्थात प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2 भाषाओं का विकास हुआ, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की जो समय सीमा रही वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा और लौकिक संस्कृत की जो समय सीमा रही वह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। वैदिक संस्कृत क्या है? तो ऐसी भाषा जिसमें हमारे वेदों पुराणों अर्थात जो भी प्राचीन ग्रंथों का जो रचना हुआ था ना, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों का रचना हुआ था वो वैदिक संस्कृत में हुआ था, जिसकी समय सीमा हमने जाना कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद लौकिक संस्कृत, दरअसल क्या था वैदिक संस्कृत जो ना जनमानस के समझने योग्य नहीं थी, इसलिए वैदिक संस्कृत का प्रचलन कम होना शुरू हो गया और लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। लौकिक संस्कृत जो हमारी भाषा थी ये जनमानस की भाषा थी, अर्थात सभी लोग इसमें बोलचाल की भाषा के लिए सहजता महसूस करते थे। इसकी समय सीमा जो थी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद भारतीय आर्य भाषा की हमारी जो दूसरी भाषा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 3 भाषाओं में बढ़ती है। पहली भाषा होती है हमारी पाली भाषा जिसकी समय सीमा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक होता है।
ये जो पाली भाषा है, पाली भाषा को आप कहाँ देखने को पाएंगे? तो पाली भाषा जो संबंधित है यह महात्मा बुद्ध से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से संबंधित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अर्थात कहने का मतलब है कि बुद्ध के जितने उपदेश आप पाएंगे या बौद्ध धर्म के जितने ग्रंथ आप पाएंगे वो पाली भाषा में ही पढ़े हैं। इसकी समय सीमा जो होती है वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक होती है। इसके बाद हमारी दूसरी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो हो जाएगी वह प्राकृत भाषा हो जाएगी और प्राकृत भाषा की समय सीमा 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक होगी। प्राकृत भाषा जो है इसमें आप महावीर स्वामी के जितने उपदेश पाएंगे या फिर जैन धर्म से संबंधित जितने आपको ग्रंथ मिलेंगे, जितनी बातें मिलेंगी वो आपको प्राकृत भाषा में मिलेंगी। तीसरी हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है वह अपभ्रंश भाषा है, जिसकी समय सीमा है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। उसके बाद यहीं पे अपभ्रंश से अवहट्ट का विकास होता है, जिसकी समय सीमा 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक है। अवहट्ट हम किसको कहते हैं? तो अपभ्रंश भाषा के बिगड़े हुए रूप को ये अवहट्ट कहते हैं। इसके बाद हमारी तीसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो आती है वह 1000 ईस्वी के बाद आती है और यहीं पे हमारी प्राचीन हिंदी अर्थात पुरानी हिंदी का क्या होता है? आविर्भाव होता है। ठीक है ना, यहीं पे हमारे प्राचीन हिंदी या पुरानी हिंदी का आविर्भाव होता है। तो हमने ये पढ़ लिया कि हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई हमने पढ़ लिया। ठीक है ना, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई आप बता पाइएगा कि भारतीय यूरोपी के, भारतीय ईरानी शाखा के, भारतीय आर्य शाखा की एक क्या है? भाषा है कौन? हिंदी। ठीक है ना, यहाँ के बाद हमारी जो हिंदी है वह बढ़ती चली जाती है आधुनिक या प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। दूसरी हो जाती है मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। और तीसरी हो जाती है आधुनिक, आधुनिक हिंदी, आधुनिक कालीन हिंदी। ठीक है ना, तो ये हमारे अब हिंदी भाषा का विकास हो गया है। हमने पढ़ लिया कि 1000 ईस्वी के बाद हमारी भाषा आ जाती है प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी के बाद मध्यकालीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी के बाद आधुनिक कालीन हिंदी आ जाती है। तो हमने हिंदी की उत्पत्ति, इसका जन्म कैसे हुआ इसको पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम जानेंगे कि हिंदी का नामकरण कैसे हुआ। उत्पत्ति तो हुई लेकिन हिंदी भाषा जो है इसका नाम हिंदी ही क्यों पड़ा, हिंदी का नामकरण हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हिंदी का नामकरण हिंदी ही क्यों हुआ। ठीक है ना, जैसे आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद उसका क्या होता है? नामकरण होता है। तो ऐसे ही बच्चे का जन्म अर्थात हिंदी की उत्पत्ति को हमने पढ़ लिया है। अब नामकरण इसका कल पढ़ेंगे कि बच्चे का नाम जो है वो हिंदी ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति को पढ़ा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। मैं यही आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये कंटेंट समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कुछ नहीं समझ में आता, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दे सकते हैं। ठीक है ना, आपकी राय से ये फायदा होगा कि मैं अपने अंदर परिमार्जन करके आप सभी के समझ के योग्य बना पाऊंगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं कल की अगली क्लास में हिंदी भाषा के नामकरण को जानने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।